तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 13th ऑफ अगस्त 2026। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है पार्लियामेंट पासेस बिल टू रीनेम केरला एज केरलम। तो पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है। अब ओनली प्रेसिडेंशियल कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम फ्रॉम केरला टू केरलम। तो चलिए पूरी प्रोसेस क्या है नेम चेंज का वो देख लेते हैं। तो under Article 3 of the Indian Constitution, Parliament can alter the name of the state. Presidential as a recommendation is mandatory before the bill is introduced. मतलब स्टेट जब रेजोल्यूशन पास करती है फॉर द चेंज ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट, तो ये प्रेसिडेंट के पास एक रिक्वेस्ट जाता है और प्रेसिडेंट का जो रिकमेंडेशन होता है वो मैंडेटरी होता है टू इंट्रोड्यूस सच बिल इन द लोकसभा और राज्यसभा। मतलब किसी एक सभा में ये बिल इंट्रोड्यूस होता है, इधर इट कैन बी लोकसभा और इट कैन बी राज्यसभा। मतलब ये बिल लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो पूरा स्टेप देख लेते हैं। स्टेट रेजोल्यूशन पास करती है तो वो रेजोल्यूशन फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट रेकमेंड करते हैं। विथ प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। ये बिल भेजा जाता है टू स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देयर व्यूज, और ये जरूरी नहीं है कि उन व्यूज को माना जाए। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के बाद वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। इट कैन बी ईदर इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी एक सदन में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों बिल को पास करती है एंड विद द प्रेसिडेंशियल असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट एंड द नेम इज ऑफिशियली चेंज्ड। तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो स्टेट लेजिस्लेटर गिव्स इट्स व्यूज बट पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय देम एंड एट लास्ट फर्स्ट शेड्यूल इज अमेंडेड आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल एंड प्रेसिडेंशियल असेंट। फर्स्ट शेड्यूल इज अमेंडेड और फर्स्ट शेड्यूल में ये आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जितने भी चेंजेस होंगे दैट डजंट रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल पास हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था। मैं एक बार और रिवाइज करा दूं आपको। स्टेट रेजोल्यूशन पास करती है, वो रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट के पास जाता है। विद प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन अ बिल इज इंट्रोड्यूस। ये बिल फिर स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा जाता है फॉर देयर व्यूज। उसके बाद आफ्टर द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसेस, उसके बाद ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, जहां पे ये बिल या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, दोनों में से किसी एक सदन में इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों बिल को पास करती है। उसके प्रेसिडेंट असेंट से ये बिल पास हो जाता है और ऑफिशियल नेम चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट शेड्यूल इज अमेंडेड। ऐसे प्रीवियस एग्जांपल्स को देखा जाए तो मद्रास का नेम चेंज होकर तमिलनाडु रखा गया, मैसूर का नेम चेंज करके कर्नाटका रखा गया, उड़ीसा को उड़ीसा बनाया गया, उत्तरांचल को रीनेम करके उत्तराखंड बनाया गया। तो चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉर द चेंजिंग ऑफ द नेम ऑफ अ स्टेट in India, consider the following statement. Parliament has the power to alter the name of the state under Article 3 of the Constitution. Only Parliament has the power. Such a bill can be introduced in the Parliament only on the recommendation of the President. This is also correct. The view of the concerned state legislature are binding on the Parliament. This is incorrect statement. Use doesn't bind on the Parliament. A state name change does not require the special majority procedure under Article 368. This is also correct. It is mentioned under Article 4 of Indian Constitution. So 1, 2 and 4 statements are correct. So option B. So our next article is India's first branded train, जिसका नाम होगा Sprite Tejas Express. So India's first branded train set to run as Sprite Tejas Express. अब जो लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस है, जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन था, which was country's first private train, was flagged off by उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। उसको ब्रांड स्प्राइट अपने ब्रांडिंग के लिए यूज करेगी फॉर द पीरियड ऑफ 6 months। सो अब से इसका नाम फॉर द 6 month विल बी स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। चलिए पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। तो आईआरसीटीसी ने ट्रेन ब्रांडिंग राइट्स दिए हैं तेजस एक्सप्रेस के
टू स्प्राइट फॉर 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के लिए अब ये ट्रेन का अनाउंसमेंट होगा, स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। द ट्रेन विल बी अनाउंस डिस्प्लेड एज स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस एट ओरिजिनेटिंग एंड en route स्टेटमेंट स्टेशंस। मतलब ये राइट प्रोवाइड किया है किसने? ये राइट प्रोवाइड किया है IRCTC ने। इंडियन रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज, ट्रैक स्टेशन एंड द हॉलिंग स्टे विथ इंडियन रेलवेज। मतलब और कुछ चेंज नहीं होगा, बस ब्रांडिंग के लिए ट्रेन का नाम यूज और ट्रेन को यूज किया जाएगा। कमर्शियल ब्रांडिंग डजंट मीन प्राइवेटाइजेशन। तो ट्रेन का नाम है लखनऊ न्यू दिल्ली IRCTC तेजस एक्सप्रेस। न्यू नेम हो गया इसका फॉर द 6 मंथ, स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। ट्रेन ट्रेन नंबर की बात की जाए तो 82501 82502 है इस ट्रेन नंबर। ब्रांडिंग पीरियड 6 मंथ्स। ऑपरेटर कौन है? IRCTC है। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट ब्रांडेड ट्रेन जिसका नाम स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस है, which train is set to run as India's first commercially branded train under the name Sprite Tejas Express? Your options are Mumbai Ahmedabad Tejas Express, Lucknow New Delhi IRCT Tejas Express, New Delhi Chandigarh Shatabdi Express, or Varanasi New Delhi Vande Bharat Express. So the correct answer is Lucknow New Delhi IRCT Tejas Express. IRCTC awarded branding rights for the Lucknow New Delhi Tejas Express. इसको ये दिया गया है, it will run under the branded name Sprite Tejas Express. ये brand name Sprite को दिया गया है। Train number, this is India's first train to be commercially branded after a private brand. तब ये पहला ट्रेन है, ये याद रखिएगा। लखनऊ न्यू दिल्ली IRCTC तेजस एक्सप्रेस, ये इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन भी थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट शोज हाउ इंडियन रेलवेज एंड IRCTC कैन रेज नॉन फेयर रेवेन्यू थ्रू कमर्शियल ब्रांडिंग। मतलब रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ेगा इससे, कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल। और नेक्स्ट आर्टिकल इज फिजिसिस्ट दीपक धर विंस 2026 डायरेक्ट मेडल। तो डायरेक्ट मेडल जो दिया जाता है वो दिया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो आइए देखते हैं ये पूरा न्यूज क्या है। तो दीपक धर विंस 2026 डायरेक्ट मेडल। अगर डायरेक्ट मेडल की बात की जाए तो इट ऑनर्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरेटिकल फिजिक्स। ये इंस्टीट्यूट किया गया था इन द ईयर 1985 और ये अवार्ड देता कौन है? ये अवार्ड देता है बाय अब्दुस सलमान इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ICTP। ये अवार्ड प्रोवाइड करती है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है इटली में। इट वाज नेम्ड आफ्टर पॉल डेराक, ही वाज अ थ्योरेटिकल फिजिशियन। और कहा जाता है जो लोग डायरेक्ट मेडल जीतते हैं वो लेटर ऑन नोबेल प्राइज भी जीते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट मेडल जीता है, उसके बाद आगे जाके उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है। तो दैट्स व्हाई दिस मेडल इज सो इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो दीपक धर है उन्होंने 2022 में बोल्ट्जमैन अवार्ड भी जीता था। He won the Boltzmann Medal in 2022 and became the first Indian to receive it. ये पहले इंडियन थे जिन्होंने बोल्ट्जमैन मेडल भी जीता था 2022 में। मतलब ये डुअल मेडल इनके पास है, डायरेक्ट मेडल एंड बोल्ट्जमैन मेडल। तो कहा जाता है कि लेटर ऑन ही कैन विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स आल्सो फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस। तो अगर दीपक धर जी की बात की जाए तो he was born in the year 1951 in Pratapgarh, Uttar Pradesh. He was the alumni of IIT Kanpur and University of Allahabad. Completed his PhD in Caltech University, USA. Served as teaching assistant with Richard Feynman. He is also a theoretical physicist. You must know his name because his contribution in science is immense. He also worked at TIFR Mumbai and IIFR Pune. He is currently serving as INSA Distinguished Professor at इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेज बेंगलुरु। अगर इनकी रिसर्च की बात की जाए तो इनका रिसर्च एरिया है थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इनको किस अवार्ड के लिए ये डायरेक्ट मेडल मिला है? तो हिज वर्क एक्सप्लेन्स सिंपल इंटरैक्शन दैट कैन प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स समटाइम्स अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर इन लार्ज सिस्टम। और ये एप्लीकेबल है इन मॉडलिंग ऑफ अर्थक्वेक्स, ट्रैफिक जैम्स एंड फ्लक्चुएशंस इन फाइनेंशियल मार्केट्स। With the 2026 direct medal, he joins a very small group to have received both honors. मतलब बहुत ऐसे कम लोग हैं, शायद दुनिया में 10 ऐसे ही लोग हैं
10 ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये दोनों मेडल हासिल किया है। दिस रिकॉग्निशन हाईलाइट्स इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू फंडामेंटल रिसर्च। चलिए ये पूरा न्यूज है उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। With reference to Deepak Dhar and major international physics award, consider the following statements. Deepak Dhar was named as a co-recipient of 2026 Derek Medal. This is correct. He became the first Indian to receive the Boltzmann Medal in 2022 as well. This is also correct. The Derek Medal is awarded by Abdus Salman International Center for Theoretical Physics. This is also correct. And the Derek Medal is named after Ludwig Boltzmann. This is incorrect. So 1, 2, and 3. Dirac Medal is named after Paul Dirac, not Ludwig Boltzmann. Paul Dirac was a theoretical physicist. So our next article is Govardhan scheme. Scheme is related to CBG, that is compressed biogas के प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसके रिलेटेड ये स्कीम है। Government okays 23,371 crore Govardhan scheme. So this is not 23,371 crore. It is 23,000 crore. So the Union Cabinet approved the National Circular Bioenergy Scheme, that is Govardhan scheme, provisioning 23,731 crore. So by mistake they have written this. तो ये पूरा स्कीम है क्या? तो Govardhan stands for गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। तो इसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। इट इज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। इसका आउटले है 23,731 करोड़। इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड की बात की जाए तो 2030 से लेकर 2035-36 तक जो सीबीजी है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, उसका प्रोडक्शन को 10 फोल्ड इंक्रीज करना है। दिस इज द मेन गोल, दिस इज द मेन पर्पस। नोडल मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। गोल इज टू रेज द लोकल सीबीजी प्रोडक्शन नियरली 10 फोल्ड एंड मोबिलाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब ये बनेगा कैसे? सीबीजी बनता कैसे है? तो सीबीजी बनता है बाय द प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। देन बायोगैस को प्यूरिफाई किया जाता है, जितने भी इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव किया जाता है। उसके बाद उनको कंप्रेस करके सीबीजी बनाया जाता है। अगर सीबीजी को बनाने में जो फीड्स मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसकी बात की जाए तो इसमें एग्रीकल्चर रेसिड्यू, जितने भी खेती से रिलेटेड जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यूटिलाइज होगा। कैटल डंग यूज होगा। प्रेस मड, ये शुगर केन इंडस्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट है। देन म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट, देन ये हमारे घर के जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो यूज होंगे इसमें। एंड अदर बायोमास। इसकी यूटिलिटी की बात की जाए तो सीबीजी कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एंड थ्रू पाइप्ड कनेक्शन ये हमारे घर में भेजा जा सकता है फॉर कुकिंग पर्पसेस। कैन बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एज वेल एंड कैन बी सप्लाइड थ्रू पीएनजी नेटवर्क्स। मतलब पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन जो है उसमें सीएनजी के साथ मिक्स करके ब्लेंड करके इसको हमारे घर पे कुकिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। इसके 3 इंपेरेटिव्स की बात की जाए तो रिम्यूनरेटिव प्राइस पे मिलेगा, फिर अश्योर्ड ऑफटेक होगा एंड कैपिटल सपोर्ट किया जाएगा। एक्सपेक्टेड स्केल की बात की जाए तो प्रेजेंटली अभी हमारे पास लगभग 300 सीबीजी प्लांट है, उसको बढ़ा के लगभग 5,000 प्लांट कर देना है। बेनिफिट्स क्या है? वेस्ट टू वेल्थ, जैसे जो गोबर है उसको कन्वर्ट किया जाएगा वेल्थ में, दैट इज सीबीजी। देन रूरल जॉब्स क्रिएट होंगे, इसमें एनर्जी सिक्योरिटी होगी, लोअर फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस होगा, हमें इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी हमारी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम, दैट इज गोवर्धन स्कीम। हाँ याद रखिएगा, गोवर्धन स्कीम का दूसरा नाम नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम भी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The scheme has been approved with an outlay of 23,731 crore. Correct statement. It seeks to increase domestic compressed biogas production nearly tenfold. This is also correct. Agriculture residue, cattle dung, press mud, and municipal organic waste can be used as feedstock for CBG production. This is also correct. And CBG cannot be blended with CNG or supplied through PNG network. This is incorrect. इसका पर्पस ही यही है कि सीबीजी को सीएनजी से ब्लेंड करके हमारे घर में पाइप नेटवर्क के थ्रू हमारे घर में कुकिंग पर्पस के लिए पहुंचाया जाए, कुकिंग पर्पस के लिए हमारे घर में इसको पहुंचाया जाए। सो 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आउटले है
23,731 करोड़। स्कीम का नाम है नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम और गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन का फुल फॉर्म मैंने बताया, ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। मेन फोकस इज कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी। नियरली गोल इज का नियरली 10-fold इंक्रीज इन लोकल सीबीजी प्रोडक्शन। फीड स्टॉक है एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कैटल डंग, पेस्ट मड, म्युनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट। यूजेस सीएनजी ब्लेंडिंग एंड पीएनजी सप्लाई। एंड सिग्निफिकेंस इसका है वेस्ट टू वेल्थ, रूरल जॉब्स, सर्कुलर इकोनॉमी एंड एनर्जी सिक्योरिटी। जैसा कि मैंने बताया था 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट बिकॉज CBG can be blended with CNG and supplied through PNG networks. So this was the news article. हमारा अगला आर्टिकल है नासा इनवाइट्स इसरो टू ज्वाइन मून बेस प्रोग्राम। मतलब नासा चाहता है टू हैव अ बेस ऑन मून, तो वहां पे एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए उसे इसरो के साथ कोलैबोरेट किया है नासा ने। तो ये चलिए पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। तो व्हाट इज मून बेस्ड कोलैबोरेशन? द ब्रॉडर गोल इज the return to the broader goal is to return humans to the moon and build a permanent and sustained lunar presence. एक sustained lunar presence की बात की जा रही है by constructing a base on moon. एक बेस बनाया जाएगा मून पे। The collaboration supports building the infrastructure needed for a sustainable moon base. तो एक sustainable moon base बनाने की तैयारी है। NASA has invited ISRO to join the moon base program. The offer was discussed at 9th India-US Civil Space Joint Working Group meeting in Bengaluru. एक मीटिंग के दौरान इस चीज की बात की गई, कोलैबोरेशन की बात की गई। This is linked with Artemis framework। क्या है Artemis framework? है is a Artemis Accord जिसे कहा जाता है। It is a guide for peaceful civil exploration of outer space। मतलब एक पीसफुल सिविल एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है स्पेस का, उसके रिगार्डिंग ये अकॉर्ड है जिसमें मून भी इंक्लूडेड है। इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया इन द ईयर 2023। इंडिया ज्वाइन आर्टेमिस अकॉर्ड इन 2023। इंडिया इसका 27th सिग्नेटरी था और अराउंड 70 कंट्रीज आर नाउ पार्ट ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड। मतलब 70 देश हैं अभी इसके पार्टनर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और कुछ पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। With reference to the India-US space cooperation, consider the following statement. India joined the Artemis Accord in 2023. Correct statement. NISAR is a joint Earth observation mission of NASA and ISRO. This is also correct. The Artemis program aims only at short duration crewed mission to moon without establishing a sustained human presence. This is incorrect. India has set a long-term goal of achieving an Indian human landing on moon by 2040. This is correct. So 1, 2 and 4. So, statement 3 is incorrect because Artemis aims at sustained human presence on and around the moon and not only short duration mission. तो इसके अलावा अगर देखा जाए इंडिया यूएस का स्पेस टाइज की बात की जाए तो 2023 में आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया भारत ने। India and US also agreed on a strategic framework for human space flight cooperation। मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का कॉपरेशन करेगा इंडिया के साथ यूएस। नासा एग्रीड टू प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग टू इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। शुभांशु शुक्ला जो अभी आईएसएस मिशन के लिए गए थे इन द ईयर 2025 वाज अ रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। निसार लॉन्च किया है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार इज द मेजर जॉइंट मिशन between NASA and ISRO. NISAR data sharing and operation were discussed in depth. Both sides discussed joint mission to moon and beyond. The offer to join the moon-based program is logical extension of this partnership. So, India aims for a human landing to moon by 2040. इंडिया का एम है मून पे जाना till 2040। मतलब वहां पे ह्यूमंस इंडियन सिटीजन्स का वहां पहुंचने का टारगेट है 2040 का। गगनयान इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। इंडिया का ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है गगनयान। बस इसकी सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो इंडिया यूएस स्पेस कॉपरेशन इज मूविंग फ्रॉम सैटेलाइट मिशंस टुवर्ड्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड लूनर एक्सप्लोरेशन। अर्लियर ओनली सैटेलाइट मिशंस एक साथ लॉन्च करते थे, देन ह्यूमन को साथ में ह्यूमंस के साथ स्पेस फ्लाइट शेयर किया यूएस ने, और आगे जाके लूनर मिशन हमारा कोलैबोरेशन का जो गोल है इस लूनर मिशन।
So this was the news. हमारा अगला आर्टिकल है बिहार साइंस 21,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट पैक्ट विथ नाबार्ड। मतलब बिहार ने नाबार्ड के साथ मिलके 21,000 करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट पैक्ट साइन किया है, जिसमें रोड्स एंड ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट की बात की गई है। तो चलिए ये पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। तो ये जो पैक्ट है इसका साइज है 21,000 करोड़। इट इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोग्राम। फोकस एरिया है आपका रोड, ब्रिजेस, रूरल कनेक्टिविटी। किनके बीच साइन हुआ है? तो बिहार गवर्नमेंट के रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट नाबार्ड के बीच। नाबार्ड क्या है आपका? नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी इन द ईयर 1982। इसका हेडक्वार्टर्स है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड रिलेटेड जितने भी वर्क्स होते हैं वो नाबार्ड देखती है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नाबार्ड का ध्यान है। तो और इनके जो नाबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन है ही इज शाहजी केवी। तो इनके और हमारे जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर पंकज कुमार पाल, उनके बीच ये साइन हुआ है ये डील। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। विथ रेफरेंस टू द 21,000 करोड़ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड नाबार्ड, consider the following statements. The agreement is primarily intended to finance road and bridge infrastructure projects in Bihar. Yes, this is a long-term finance plan. The agreement was signed on the behalf of Bihar government by the Road Construction Department. This is correct. The Bihar government requested NABARD to keep the interest rate below 8%. तो बिहार गवर्नमेंट ने नाबार्ड से कहा है कि जो आप लोन प्रोवाइड कीजिएगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, उनका इंटरेस्ट रेट 8% से कम रखा जाए। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1, 2 and 3, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। The pact is meant to support Bihar's road and bridge infrastructure projects. The MOU was signed by the Road Construction Department on behalf of the state, and Bihar urged NABARD to keep the long-term financing rate below 8%. तो तीनों स्टेटमेंट सही है। Why this agreement matters? The agreement strengthens Bihar ability to fund major road and bridge projects, improve rural connectivity and boost economic activity through better infrastructure. So this is why the news is important. ये याद रखिएगा 21,000 करोड़ का रोड एंड ब्रिजेस रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है एंड इंटरेस्ट रेट शुड बी बिलो 8%। दैट इज रिक्वेस्टेड बाय द बिहार गवर्नमेंट इन फ्रंट ऑफ नाबार्ड। हमारा अगला आर्टिकल है गया में लोहा और रोहतास में पोटास के खनन की तैयारी। तो यूनियन कैबिनेट ने 14 ऐसे ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया है इन बिहार, वो 2 डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज गया एंड रोहतास, जहां पे माइनिंग की जाएगी। तो गया में आपका मैग्नेटाइट एंड वेनेडियम की माइनिंग होगी एंड रोहतास में ग्लाइकोनाइट की माइनिंग होगी। ग्लाइकोनाइट इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज एन ओर ऑफ पोटाशियम एंड पोटास भी इससे निकलता है, जिसका यूटिलाइजेशन हो सकता है आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ओर्स किससे एसोसिएटेड है। जैसे ग्लाइकोनाइट का एसोसिएशन आपका पोटासियम से है। कौन सी खनिज कहाँ पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके रिगार्डिंग ये न्यूज है। चलिए देखते हैं। तो मैग्नेटाइट एंड वेनेडियम की माइनिंग होगी आपकी गया में। रोहतास में होगी ग्लाइकोनाइट की माइनिंग, जो कि पोटाशियम और पोटाश का एक और है। 14 मेजर मिनरल ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया है यूनियन गवर्नमेंट ने। इससे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेशन होगा लगभग 5,000 करोड़। अगर मैग्नेटाइट की बात की जाए तो इट इज एन आयरन और। वेनेडियम है ये अलॉय में यूज होता है, सो इट इज अ हाई स्ट्रेंथ अलॉय स्टील। ग्लाइकोनाइट का यूज होता है आपका पोटेशियम बेयरिंग में। ग्लाइकोनाइट का यूज होता है आपका फर्टिलाइजर बनाने में। इससे जो पोटाशियम एंड पोटाश निकलता है उसको यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में। तो दिस वाज द न्यूज। जगह को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये किस चीज के मिन और हैं ये भी याद हो मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। Question is, with reference to the recently identified mineral blocks in Bihar, consider the following statements. Magnetite and vanadium deposits have been identified in Gaya district. सही है। Glauconite found in Rohtas district is an important source of potash, making for used for making fertilizers.
द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस has made 14 major mineral blocks in Bihar available for auction. तो तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 and 3. So the survey identified magnetite and vanadium deposit in Gaya district. Rohtas has glauconite deposit which are a source of potassium and potash जो कि फर्टिलाइजर यूज बनाने में यूज होता है. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज मेड 14 major mineral blocks in Bihar available for auction. So all the three statements are correct. Why this news is important? The news is important because it links Bihar's mineral potential with auction-based development, industrial use of iron ore and potash, and possible revenue plus employment generation. So इससे employment generate भी generate होगा. So ये था आज का न्यूज.